हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज डेट है 4 जून 2025। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ है, चीन की विश्व का पहला फ्यूजन मिशन हाइब्रिड पावर प्लांट सिंघुआ में विकसित कर रहा है। ये क्या है? ये मतलब चीन क्या विकसित है, इसके बारे में ज़रा समझाएंगे हमको। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि 30 से अधिक टारगेटेड क्यू फैक्टर वाली 100 MW यह परियोजना 2023 तक वास्तविक बन सकती है ना। अगर हम क्यू फैक्टर, यह क्या है? यह संचलन मतलब संलयन रिएक्टर, संलयन की प्रक्रिया के दौरान प्लाज्मा को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बीच का अनुपात है। अच्छा, तो ज़रा हमको ये बताइए फिशन हाइब्रिड रिएक्टर के बारे में। बिल्कुल, अगर इसकी संकल्पना की बात की जाए तो संलयन रिएक्टर द्वारा उत्पादित उच्च तीव्रता वाले न्यूट्रॉन्स फ्लक्स का उपयोग करके परमाणु विखंडन अभिक्रिया को संचालित करता है ना। साथ ही फर्टाइल मटेरियल से विखंडित ईंधन का भी उत्पादन करना है। डिजाइन की बात करते हैं, इसे एक परमाणु संलयन रिएक्टर कोर होता है जो ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम नाभिक को संयोजित करके हीलियम या एक तीव्र न्यूट्रॉन विकसित किया जाता है। ये फर्टाइल मटेरियल जैसे यूरेनियम 238 या थोरियम 232 के आवरण से घिरे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और समझाते हैं। अगर हम हाइब्रिड रिएक्टर की प्रमुख विशेषता को बताएं तो यह संलयन और विखंडन दोनों की विशेषताओं का लाभ उठाता है। संलयन रिएक्टर न्यूट्रॉन बहुल और पावर पुअर होते हैं, जबकि विखंडन रिएक्टर न्यूट्रॉन पुअर या पावर रिच होते हैं। ये क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं है, समझाता हूँ। कहने का मतलब कि यह एक पावर पुअर का अर्थ है कि वर्तमान के संलयन रिएक्टर को चालू करने और उन्हें संचालित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही निवल ऊर्जा को वे उत्पन्न नहीं कर पाते। ठीक है, कम ऊर्जा की आवश्यकता। हाइब्रिड रिएक्टर के संलयन की शक्ति शुद्ध संलयन की तुलना में कम होती है, क्योंकि हाइब्रिड रिएक्टर का उद्देश्य न्यूट्रॉन का उत्पादन करना है, न कि ऊर्जा का। समझ आया? रेडियोधर्मी अवशिष्टों की कमी। कवर के भीतर न्यूट्रॉन्स फ्लक्स लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी अवशिष्ट को कम हानिकारक बनाने या उसे कम समय तक बने रहने वाले या आसानी से निपटान योग्य अवशिष्ट परिवर्तन करने के उपयोग किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं, ईंधन की आपूर्ति। हाइब्रिड रिएक्टर ब्रेंडिंग के माध्यम से पर्याप्त विखंडन ईंधन का उत्पादन करेंगे। संलयन न्यूट्रॉन फर्टाइल मटेरियल विखंडन पदार्थों जैसे प्लूटोनियम 239, ठीक है, और यूरेनियम 233 परिवर्तन करके इसे ईंधन के रूप में आपूर्ति बढ़ जाती है। जरा हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में। आपको नाभिकीय विखंडन के बारे में हमें बता दूं कि इसके अंदर एक बड़ा परमाणु 2 से अधिक छोटे परमाणु में विभाजित किया जाता है, जिससे ऊर्जा और न्यूट्रॉन्स मुक्त होते हैं। ठीक है, अगर हम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है जो 2 हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात किया चीन का विश्व का पहला फ्यूजन मिशन हाइब्रिड पावर प्लांट सिंघाओ में विकसित कर रहा है, इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। अच्छा, देखते हैं
हाल में बाढ़ और उसकी भयावहता के पूर्वोत्तर भारत की बाढ़ के प्रति संवेदनशील को उजागर किया। पूर्वोत्तर भारत बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्यों है, उसे अभी क्यों तक नहीं समाधान निकाला जा सका है। आपको मैं बता दूं, अस्थिर नदी मार्ग। यहाँ अक्सर देखा जाता है कि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियाँ अपने मार्ग में अत्यधिक घुमावदार अस्थिर हैं। इसके कारण से यहाँ पर बहने वाली नदियाँ अपने साथ अत्यधिक अवसाद लेकर बहती हैं। इसके अलावा नदी मार्ग में ढलान बहुत तीव्र है, इससे अनुप्रस्थ प्रवणता विद्यमान है। बात तो सही है। नेक्स्ट है भूविज्ञान। अक्सर देखा जाता है कि मतलब पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूकंपीय जोन का हिस्सा है और समय समय पर अपने आने वाले गंभीर भूकंप भी नदी की अस्थिरता में योगदान देते हैं। नेक्स्ट, जल मौसम विज्ञान। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जल निकास क्षेत्र में भारत में बंगाल के खाड़ी से उत्पन्न होने वाली चक्रवाती तूफान के प्रभाव में भी रहता है। आपको मैं बता दूं, विशेष रूप से मानसून के मौसम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में कुल मिलाकर वर्षा में कमी देखी जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता में भी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए ये मैं डाटा दे रहा हूँ, CSC के अनुसार असम ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित जिलों में 30 वर्षों में वर्षा में वृद्धि पैटर्न दिखाई देता है। नेक्स्ट है जल निकासी में रुकावट। कम समय अवधि में भारी वर्षा और मुख्य नदी के प्रभाव स्तर अधिक होने के कारण वर्षा जल या नदी नितल में शीघ्रता से बहना रुक जाता है। मानव जनित नदी मार्ग में निर्माण और नदी कार्यों का अतिक्रमण प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले तटबंध आदि जल निकासी को अवरुद्ध करते हैं। हाँ, ये सब तो कारण है ही। कुल मिलाकर हम क्लाइमेट सब प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब जरा हम बात करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से निपटने क्षमता बेहतर कैसे के लिए सिफारिशें। कहा जा सकता है कि ड्रेजिंग के जरिए नदी जल धारण क्षमता को बढ़ाना चाहिए। बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार नदी को फ्लड जोनिंग करना चाहिए। हाँ, उत्तर पूर्व में सभी बांधों के ऊपर ही जल संग्रहण आधुनिक मौसम केंद्र स्थापित करना चाहिए। बाढ़ सुरक्षा संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, जैसे वर्तमान में अधिकांश बहुत पुरानी पद्धति पर है, उसको नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से विकसित करें। वन रोपों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र और लोगों को देखा। अब बात करते हैं, भारत अपने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा। ओह, काफ़ी अच्छा है, देखते हैं। आपको मैं बता दूं, ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण में गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड और नॉर्वे में कोगसबर्ग ओस्लो के बीच यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। भारत के लिए पोत निर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कोलकाता में स्थित रक्षा मंत्रालय के तहत युद्धपोत बनाने वाली मिनी रत्न श्रेणी प्रमुख कंपनी है। ओह, चलिए हम आपको बताते हैं ध्रुवीय अनुसंधान पोत के बारे में, इसका परिचय की बात। यह पोत उत्तरी दक्षिणी भू ध्रुवीय क्षेत्रों के अनुसंधान के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। ये पोत नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। यह महासागरों की गहराइयों की खोज में समुद्री परिस्थिति तंत्र के अध्ययन भी मिलती है। इसका महत्व क्या है? फर्स्ट है स्वदेशी आवश्यकताओं को पूरा करना। वर्तमान समय में अनेक आवश्यकताएं हैं, जिसे यह गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान NCOPR की आवश्यकता को पूर्ति करेगा।
यह स्थान इस पोत के अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग करेगा। नेक्स्ट, वर्तमान वैज्ञानिक अभियानों में सहायक। यह अनुसंधान पोत आर्कटिका में स्थित मैत्री जो 1989 में स्थापित किया गया था, जो कि भारतीय 2011 शोध स्टेशन आर्कटिक में ही स्थित है। हिमाद्री 2008 में जो शोध स्टेशन भारत वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। अगर हम उसके भौगोलिक, राजनीतिक और भौगोलिक आर्थिक परिस्थितियाँ के अनुरूप यह ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने और हितों को साधने में सहायक सिद्ध होगा। इसके हम वर्तमान समुद्री विजन पर बात करते हैं। इसके विजन क्या है? यह पोत भारत के सागर यानी क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास विजन के अनुरूप है। यह भारत की विशाल तटरेखा, रणनीतिक स्थिति और समुद्री विरासत का लाभ उठाता है। यह पोत भारत के महासागर यानी सभी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए परस्पर समग्र उन्नति विजन के भी प्राप्त करने में मदद करेगा। यह पोत सागर माला परियोजना 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अगर हम सागर माला परियोजना 2.0 पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री अमृतकाल विजन 2047 की एक प्रमुख योजना है। इस विजन का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 पोतों निर्माता में शामिल करना। अगर हम बात करें, इस पोत ने जलवायु, समुद्री विज्ञान का अध्ययन और ध्रुवीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक आपूर्ति में भी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। हम लोगों ने भारत में स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण की बात की। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून न्यायालय की अवमानना नहीं है। इसे क्या मतलब है? नदिनी सुंदर अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2007 ने सुप्रीम कोर्ट का माना कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून भले ही वो कोर्ट के पिछले आदेशों के विपरीत हों, उन्हें न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह किसी भी न्यायिक निर्णय का आधारभूत वजह से हटा सकता है या संविधान संशोधन के जरिए उसे कानून में वैध कर सकता है जिसे पहले निरस्त किया गया हो। अगर हम न्यायालय की अवमानना की बात करें तो अदालत के आदेशों का जानबूझकर पालन न करना, उसका अपमान करना, जिससे अदालत की गरिमा और अधिकार कम हो सकती है। विधायिक ढांचा, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए कार्रवाई विनियमन के लिए 1975 में बनाए गए हैं। अवमानना के प्रकार क्या हैं? सिविल अवमानना, न्यायालय के आदेशों या निर्णयों को जानबूझकर उल्लंघन करना। आपराधिक अवमानना, बोलकर, लिखकर, संकेतों आदि के माध्यम से कुछ प्रकाशित करना। ठीक है, अगर हम बात करें कि न्यायालय की अधिकारिता का अपमान करना हो या कम करता हो, किसी भी चल रही कार्रवाई प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित या उसमें हस्तक्षेप करता हो, किसी भी तरह के न्याय प्रशासन में बाधा डालता हो, यह आपराधिक अवमानना होता है। अगर हम प्रमुख अपवाद की बात करें तो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के लिए न्यायोचित प्रकाशन, न्यायिक कार्रवाई के निष्पक्ष और स्पष्ट रिपोर्टिंग, न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष आलोचना आदि है। ठीक है, अब जरा ये सब बातें ही कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि भाई संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है। तो आपको मैं बताता हूँ। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट ने अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा होता है। साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट स्वयं की अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने या शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट को भी समान शक्तियाँ प्रदान करता है। 129 सुप्रीम कोर्ट का है
जबकि 215 हाई कोर्ट का शक्ति प्रदान करता है। आपको मैं बता दूं 142 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं की अवमानना के लिए दंड का कोई भी आदेश की अनुमति नहीं देता। मतलब सुप्रीम कोर्ट स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का कोई भी आदेश नहीं, अनुमति नहीं देता। और अनुच्छेद 19(2) में 19(1) के तहत स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन के लिए अवमानना के अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने यह सब बात की कि सुप्रीम कोर्ट के अवमानना, ठीक है, अवमानना की शक्ति से जुड़ी समस्याएं क्या है भाई। ये सब तो समस्या किसी वजह से ही उत्पन्न होती है, तो ये समस्या हैं क्या, तो आपको मैं बता दूं अवमानना की शक्तियाँ से जुड़ी हैं कि फर्स्ट है मामला का भारी बोझ। अक्सर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में 1800 से अधिक और हाई कोर्ट में लगभग 1.43 लाख के अवमानना के लंबित है। न्याय विवेक का अत्यधिक उपयोग, यही शक्ति छोटे मोटे मामलों में भी व्यक्तियों के लिए खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकती है। और अस्पष्टता, न्यायालय की गरिमा और ठेस पहुंचाना जैसे शब्द अस्पष्ट हैं, जिससे शक्ति के दुरुपयोग की संभावना रहती है। बात तो सही, कहीं न कहीं बात में लॉजिक है, जिसे हमें मानना पड़ सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र सरकार ने लद्दाख की भूमि, रोजगार और संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए नियमन और विनियमन अधिसूचित किए हैं। अच्छा, ये क्या है, जरा हमको समझाएंगे। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने यह कदम लद्दाख में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत लाकर उसे अधिक संवैधानिक स्वायत्तता देने की स्थानीय मांग के बाद उठाया। इन्फोग्राफिक देखिए। अच्छा, हाल ही में अनुसूचित मुख्य नियमों विनियमन पर एक नज़र डालते हैं। आपको मैं बता दूं कि स्थानीय लोगों ने 85% सरकारी नौकरियां आरक्षित और स्थानीय परिभाषा अधिवास प्रमाण पर नियमन 2025 के तहत दी गई है। जैसे आरक्षण आर्थिक कमजोर वर्ग जैसे EWS के लिए मौजूदा 10% आरक्षण के अतिरिक्त है। नेक्स्ट है LASDC, ये क्या है, यह महिलाओं के लिए आरक्षण है। यह लेह और कारगिल में लद्दाख स्वायत्तता पहाड़ी विकास परिषदों LASDC महिलाओं के लिए 1/3 सीटों रोटेशन के माध्यम से आरक्षित की जाएगी। अच्छा, स्थानीय भाषा संस्कृत संरक्षण, ये क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मोटी और भोटी और पुर्गी राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा, सीना, बृहस्पत, बाल्टी और लद्दाखी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों में सहायता देने का प्रावधान है। उपयुक्त नियमों सीमाएँ क्या हैं, संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलना, सभी नियम संवैधानिक अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के बिना विधायक और केंद्र सरकार प्रादेशिक नियमों बनाने का अधिकार देता है। इसका अर्थ है इन नियमों को केंद्र सरकार कभी भी संशोधित या रद्द कर सकती है। बाहरी लोगों द्वारा भूमि स्वामित्व पर रोक, पर्यटन और निर्माण, जलवायु संबंधित बढ़ते खतरों के कारण यह मुद्दा चिंतन का विषय है। बात तो सही। चलिए आगे बात करते हैं। कि उपयुक्त नियमों, अच्छा कहाँ तो बात की थी, ठीक है, उपयुक्त नियमों की सीमाएं क्या हैं। तो संवैधानिक संरक्षण न मिलना, यह संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए हैं, चिंतनीय विषय है। यहाँ तक था। स्थानीय विधायिका कानून बनाने को परिषद का नहीं होना, गौरतलब है कि 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों में कई अधिकार दिए गए, लेकिन लद्दाख में नए नियम कानून की भी इसकी व्यवस्था नहीं है। आपको मैं बता दूं स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं है। स्कूलों,
सरकारी कार्यालयों, स्थानीय भाषाओं का किसी भी स्पष्ट योजना का उल्लेख नहीं। ठीक है, इस बॉक्स में कुछ है, देखते हैं। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 244(2) का हिस्सा है। निम्नलिखित 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, राज्यपाल स्वतंत्रता जिला परिषदों में, मतलब राज्यपाल की शक्ति है, प्रादेशिक परिषदों के गठन का अधिकार दिया गया है। स्वायत्त जिला परिषदों, इसमें विधायक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ हैं। विधायी शक्तियाँ में है वन प्रबंधन, कृषि, विवाह, सामाजिक रीति रिवाज, उत्तराधिकारी, इनहेरिटेंस। और वित्तीय शक्तियाँ हैं, निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं: भू राजस्व एकत्र करना, कर लगाना, व्यापार को विनियमित करना और खनिज एकत्र करना। अन्य प्रशासन शक्तियाँ है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सुर्खियों में रहे योजना। फर्स्ट है, अन्य सुर्खियों में योजना देखते हैं। फर्स्ट न्यूज है, अनुच्छेद 311(2) यह क्यों चर्चा में आया है? आपको मैं बता दूं कि यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अनुच्छेद 311(2) के तहत 3 सरकारी कर्मचारियों को कथित रूप से आतंकवादी से साठगांठ के आरोप में बर्खास्त कर दिया। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अनुच्छेद 311(2) के तहत 3 सरकारी कर्मचारियों को कथित रूप से आतंकवादी साठगांठ के रूप में बर्खास्त किया। ओह, काफ़ी चिंतनीय। तो अनुच्छेद 311(2) के बारे में देखते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के तहत नागरिकों सेवा कार्यरत कर्मचारियों तब तक बर्खास्त या निष्कासित पदावंतित नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया। हालांकि निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जा सकता: यदि कर्मचारी किसी अपराध दोषी पाया गया हो, यदि सक्षम पदाधिकारी संतुष्ट हो, जांच कराना व्यवहारिक नहीं। हालांकि ऐसी स्थिति में कारणों को लिखित रूप से दर्ज कराना अनिवार्य है। राष्ट्रपति राज्यपाल संतुष्ट हों, राज्य की सुरक्षा हित जांच करना उपयुक्त नहीं है। नोट, अनुच्छेद 311 के अंतर्गत निर्णय न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जानो मत भाई। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, राजस्व और खुफिया निदेशालय। ये क्या है? DRI। नई दिल्ली में DRI के नए मुख्यालय उद्घाटन के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि तस्करी और मादक पदार्थों व्यापार समस्या से निपटने के लिए समग्र और प्रौद्योगिकी आधारित अप्रोच अपनाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में, यह भारत की शीर्ष तस्कर रोधी एजेंसी है। यह निदेशालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत कार्य करती है। यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के लगभग 50 से अधिक सहायक अधिनियमों को लागू करती है। इन अधिनियमों के सशक्त अधिनियम एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, विदेशी मुद्रा और तस्करी रोकथाम अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पुरावेश और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम आदि शामिल हैं। प्रमुख कार्य: यह संस्था तस्करी से संबंधित खुफिया जानकारी संग्रह, विश्लेषण और साझा करती है तथा उनकी जांच और कार्रवाई करती है। अगला न्यूज है केर्च पुल। केर्च पुल क्या है? यूक्रेन ने हाल ही में केर्च पुल को क्षतिग्रस्त करने की जिम्मेदारी ली। इस पुल को जल के भीतर विस्फोट करके नुकसान पहुंचाया गया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? केर्च स्ट्रेट पर बने इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है,
यह पुल रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप के बीच परिवहन नेटवर्क प्रदान करता है। केर्च स्ट्रेट के बारे में, यह स्थिति केर्च स्ट्रेट आजोव सागर और काला सागर को जोड़ता है। स्ट्रेट या जलमंडल मध्य वास्तव में दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली संकीर्ण जल निकाय होता है। यह रूस से अनाज और कच्चे तेल, ईंधन तेल, एलएनजी के उत्पादों को निर्यात के लिए एक प्रमुख मार्ग है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगली न्यूज है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्म जल स्रोत से प्राप्त थर्मोफिलिक बैक्टीरिया अधिक कारगर और एंटीबायोटिक्स अब तक अप्रयुक्त स्रोत हो सकते हैं। थर्मोफिल बैक्टीरिया के बारे में इसके बारे में बात करें, थर्मोफिल्स ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो 40 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री से तापमान पर भी अस्तित्व में रह सकते हैं। अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता की वजह से बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं। यह निष्क्रिय और प्रतिरोधी अवस्था होती है, उन्हें चरम प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। प्रमुख उपयोग, जाइलोज उपयोग की बात करें तो जाइलोज को एथेनॉल रूपांतरित करने में सहायक, क्रूड ऑयल डिग्रेडेशन के उपयोगी और भारी धातुओं को रिकवरी में सहायता, कृषि अवशिष्ट सरकरीकरण में सहायक, डेयरी उत्पादों की शुद्धता का संकेत और स्तन कैंसर के उपचारों में उपयोग, टेक्सटाइल वाले अवशिष्ट जल की डाई हटाने में भी उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, जिसे ICRISAT के नाम से भी जाने जाते हैं। यह न्यूज में क्यों है? यह है कि साउथ साउथ सहयोग से उत्कृष्ट केंद्र शुभारंभ किया गया। इस पहल से विकासशील देशों के लिए अनुसंधान सूचना प्रणाली सहयोग शुरू होगी। आपको मैं बता दूं, साथ ही यह एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। DAKSHIN मतलब दक्षिण क्षमता के निर्माण में विकास की साझेदारी के माध्यम से साउथ साउथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की एक पहल है। CRRISAT के बारे में, इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। इसकी स्थापना 1970 के दशक में GCIAR कंसोर्टियम अंतर्गत गैर लाभकारी अनुसंधान केंद्र के रूप में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शी जाति समूह वैश्विक अनुसंधान समूह सुरक्षा और कृषि को बढ़ावा देता है। उद्देश्य क्या है? अर्धशुष्क क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आपको मैं बता दूं, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लघु कृषकों का समर्थन करता है। वैश्विक उपस्थिति, यह संस्था एशिया और सहारा अफ्रीका अन्य शुष्क क्षेत्रों पर भी कार्य करता है। ऐसा तो ठीक है, लेकिन इसकी उपलब्धियां क्या रही? हाँ, बिल्कुल रही। यह 2021 में अफ्रीका खाद्य सुरक्षा को खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाँ, दुनिया की पहली अरहर हाइब्रिड किस्म में भी विकसित किया है, तो अच्छी बात है। ये हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान की बात की। अब बात करते हैं नैनोजाइम क्या है। यह न्यूज में क्यों आया है? भारतीय विज्ञान अनुसंधान शोधकर्ताओं ने कृत्रिम धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया। यह नैनोजाइम फुस्फुसियम थ्रोम्बियंस जैसी स्थितियों के कारण बढ़ने वाले असमान रक्त के थक्के को रोकने कारगर साबित हो सकती है। अच्छा, सामान्य स्थिति में जब कोई रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं तो प्लेटलेट सक्रिय होकर रक्त का थक्का बनाती है। हालांकि
पीटी जैसे बीमारी प्लेटलेट्स के अत्यधिक सक्रियता होती है, जिससे अत्यधिक थक्के बन जाते हैं, जिसके मृत्यु का खतरा उत्पन्न होता है। अच्छा, नैनोजाइम के बारे में बातें तो यह नैनो स्तर के पदार्थ हैं जो प्राकृतिक एंजाइम जैसे गुणधर्म होते हैं। प्राकृतिक एंजाइम की तुलना में इनके कई विशेष लाभ हैं, जैसे उच्च उत्प्रेरक क्षमता और कम लाभ, अत्यधिक स्वायत्त, आसानी से बड़े पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, नैनोजाइम के बारे में बात की। अब बात करते हैं सुकर जीन। ये क्या है? शोधकर्ताओं के अनुसार सुकर स्पर्म नामक एक नए जीन की खोज की जो पुष्पी पादप के विकास से जुड़ी अबोमिनेबल मिस्ट्री के समझने में मदद करता है। यह अध्ययन हैदराबाद में स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा किया गया है। सीसीएमबी के आधुनिक जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में प्रमुख शोध संस्थान है। सुकर जीन के बारे में, यह जीन एफ-बॉक्स नामक जिस के एक समूह को नियंत्रित करता है। ये जीन उन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जो स्वस्थ पराग के विकास में मदद करते हैं। सुकर और इसके एफ-बॉक्स जीन बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि पुष्पी पादप पृथ्वी पर इतनी तेज़ी से और सफलतापूर्वक कैसे विकसित होते हैं। डार्विन ने पुष्पी पादपों के इस तीव्र विकास में अबोमिनेबल मिस्ट्री कहा है। अच्छा, ये है सुकर जीन। चलिए आगे बात करते हैं। अगली न्यूज़ है खुरधारी जीव। ये खुरधारी जीव भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भारत में पहली बार खुरधारी जीवों को सर्वेक्षण किया। अच्छा, इस अध्ययन में चेतावनी दी गई कि बाघों के प्रमुख शिकार इन खुरधारी जानवरों की संख्या उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में घट रही है। खुरधारी जीवों के बारे में वर्गीकृत यह मुख्यतः शाकाहारी स्तनधारी होते हैं, जो प्रमुख उदाहरण है चीतल, मृग, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, वर्किंग डियर, ये सब आदि। पर्यावास घास के मैदान, जंगली और पहाड़ी क्षेत्र। महत्व क्या है? ये बीजों का फैलाव करते हैं, जिससे वन और घास के मैदान पुनर्बहाली में मदद मिलती है। मृदा स्वास्थ्य, पोषक तत्वों चक्र को प्रभावित करते हैं। ये बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा जैसे मांसाहारी जीवों के लिए आहार का प्रमुख स्रोत है। खतरे, पर्यावरण का नुकसान, अवैध शिकार और चारागाहों के लिए पालतू पशुओं के साथ प्रतिस्पर्धा के साथ वर्षा पैटर्न में बदलाव आती है। ये हमने खुरधारी जीव की बात की। अब हम एक रोज की तरह सुर्खियों में रहे स्थल महान व्यक्ति, तो आज है स्थल। वह देश है वियतनाम। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में वियतनाम की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए हमें बता देते हैं हेनोई। वियतनाम वियतनाम ने 2 बच्चा नीति को समाप्त किया क्योंकि देश में ऐतिहासिक रूप से जन्म दर बहुत कम हो गई। ओहो, यहाँ तो रुकने का प्रयास हो रहा है। भौगोलिक स्थिति की बात करें, इसी अवधि दक्षिण पूर्व एशिया इंडोचीन प्रायद्वीप में स्थित है। प्रादेशिक सीमाएँ क्या हैं? चीन या वियतनाम के देखिए पड़ोसी देश चीन, लाओस, कंबोडिया से लगती हैं। समुद्री सीमा इसे पूर्व में प्रशांत महासागर, पूर्वी सागर, दक्षिण सागर में स्थित है। भौगोलिक स्थिति क्या है? यह जलवायु से कटिबंधीय, यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान, आर्द्रता बनी रहती है। प्रमुख नदियाँ इसके दक्षिण मेकांग और उत्तर में रेड नदी बहती है। ठीक है, दोनों नदियाँ दक्षिण चीन सागर में गिरती हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है और लॉन्ग बे कैट का द्वीप समूह वियतनाम में स्थित है। अर्थव्यवस्था 2022 के आंकड़ों के अनुसार यह दुनिया में टंगस्टन, सीमेंट और फ्लोरोस्पासिस 5 उत्पादों में से एक है। ठीक है दोस्तों, ये है वियतनाम का मैप। ये है वियतनाम।
ये साउथ चाइना सी है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने 4 जून का न्यूज़ डिस्कस किया। लास्ट में था वियतनाम। ठीक, इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, जो आप लोग डाउनलोड कर इस्तेमाल करिएगा। इसलिए अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।